Assalamu alaikum class. Very good morning to all of you. So in the previous lecture we have discussed about the legislative branch and the executive branch of the government of Pakistan. So we have learned about the three pillars of the government. ठीक है, government जो है it is also a pillar or element of a state. आप लोगों को याद होगा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टेट के 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, विच आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी. पॉपुलेशन एंड टेरिटरी आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द स्टेट. ठीक है ना, कि हम लोग उसको देख सकते हैं. बट गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी आर द स्पिरिचुअल फीचर्स ऑफ द स्टेट. Now we will talk about government of Pakistan or government of state. So government is also stood on 3 pillars which are legislation, executive and judiciary. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि legislation जो है ये आगे फर्दर डिवाइड होती है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट में. यानी ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि मिलकर लेजिस्लेशन करते हैं या लॉ मेकिंग करते हैं. फिर पार्लियामेंट जो है इसके फर्दर 2 हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. ठीक है, यहाँ पर जब लॉ मेकिंग होती है तो उसके बाद जो बिल है या जो प्रपोजल है वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है और जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है. इस तरह से लॉ मेकिंग होती है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पिलर इज एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है? एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाती है. आपकी एग्जीक्यूटिव में आपके प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट, तमाम तर मिनिस्टर्स, डीसीज, पुलिस, अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं ये आपकी एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, क्योंकि इन्होंने उन लॉज को विद इन स्टेट इम्प्लीमेंटेशन उन पर करवानी है. ठीक है, अब ये जो थर्ड पिलर है जुडिशरी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. जुडिशरी में आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपके हाई कोर्ट्स हैं जो कि 4 हाई कोर्ट्स आपके कैपिटल में, 1 हाई कोर्ट इस्लामाबाद में. ठीक है, और 1 हाई कोर्ट जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में. इसके अलावा आपके तमाम तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स जो हैं ये जुडिशरी का पार्ट हैं. ये रीडिंग जो है जो आप सब स्टूडेंट्स के पास है, ये रीडिंग मटेरियल, इसमें आगे फर्दर उन्होंने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है. जुडिशरी इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. द मेन ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोवाइड जस्टिस एंड गिव एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर. ठीक है, यानी जुडिशरी का क्या काम है कि वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, जुडिशरी उनको एक्सप्लेन करेगी, उनकी इंटरप्रिटेशन करेगी और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेगी. ठीक है, पाकिस्तानी जुडिशरी कंप्राइजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एनवायरमेंटल कोर्ट्स, शरिया कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट एंड एंटी टेररिज्म कोर्ट आर अंडर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद. उसकी वजह क्या है? बिकॉज इस्लामाबाद इज़ द capital of Pakistan. The Pakistan Supreme Court comprises of the Chief Justice and 16 judges who are appointed by the President following consultation with the Chief Justice. ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके अलावा 16 अदर जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में यानी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर यूजुअली अपॉइंटेड इन ओड नंबर्स, यानी इनको ओड नंबर्स में अपॉइंट किया जाता है. विच आर 5, 7, 9. एज लिमिट जो है जजेस के लिए इट इज़ 65 ईयर्स. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज़ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ऑफ जजेस, यानी जजेस के लिए भी एक जुडिशियल काउंसिल कमीशन बनाया गया है जो कि इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए है. यानी ऐसा नहीं है कि वो लोग के जिन्होंने जस्टिस प्रोवाइड करना है वो खुद जैसे मर्जी फ्रीली जो है वो अनजस्ट यानी किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ियाँ वो करते रहें या उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है. बल्कि उनके लिए भी एक जुडिशियल काउंसिल जो है वो
बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट फेडरल शरिया कोर्ट है, फिर 5 हाई कोर्ट्स है, 1 इन ईच प्रोविंशियल कैपिटल एंड प्लस 1 कैपिटल, यानी एक हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद में और 4 हाई कोर्ट्स जो हैं वो प्रोविंशियल कैपिटल्स में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट और फैमिली कोर्ट, यानी ऑल अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इसके अंडर जो है वो काम करते हैं। अब इन 3 पिलर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमें अब अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो तीनों पिलर्स हैं उनका क्या रोल है और वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं और वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। अब आपको इनका रोल जो है वो समझाने के लिए एक एग्जांपल है कि अगर ये कहा जाए कि ये पेन जो है ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नोबडी हैज़ राइट टू स्नैच योर पर्सनल प्रॉपर्टी इन एनी केस, ठीक है ना। वो किसी भी तरीके से हरास करके, डरा कर, धमका कर, मार कर या गन पॉइंट पे कोई भी शख्स आपसे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, वो आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है ना, आप आ जा सकते हैं, आप पर किसी भी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये एक लॉ जो है ये बना लिया गया है। अब इस लॉ को एग्जीक्यूट किसने करवाना है? आपकी पुलिस ने, आपके डिपार्टमेंट्स ने, ठीक है ना। अब इन केस अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मिसहैप होता है और उससे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली जाती है, किसी भी तरीके से उसको हरास करके उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी उससे छीन ली जाए, तो फिर क्या होगा? अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि उसने उन लॉज पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। पुलिस का क्या काम है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है ना, कि वो लोग सिक्योर्ड फील करें और उनको किसी भी किस्म का कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता विद इन स्टेट ऐसा कोई मिसहैप होता है तो पुलिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेशन। ओके, अब पुलिस में जब आप कंप्लेन करते हैं कि इस तरह से आपके साथ कोई मामला जो है कोई अनहोनी या किसी किस्म का कोई मिसहैप हो गया है, तो फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो है, जो भी चोर है, जिसने भी ऐसा कोई काम किया है, उसको पकड़ा जाए, ठीक है। इन केस अगर पुलिस उस चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और वो पकड़ा जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी उसके खिलाफ केस होगा और प्रॉपर एक पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा। अब कोर्ट्स जो है या जजेस जो है, जो जुडिशियल ब्रांच है, जो कि जुडिशरी है, वो ये फैसला करेगी कि आया इसने चोरी की है या नहीं, या अगर की है तो इसकी क्या सज़ा होगी, इसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, अगर इसको फ़ाइन करना है तो वो उसकी क्या सूरत होगी, किस नौयत का होगा, ठीक है ना। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, इसका फ़ैसला जो है, यानी सज़ा और जज़ा जो है, ये आपकी जुडिशरी इसका फ़ैसला करती है। लेकिन जुडिशरी जो है वो उन्हीं लॉज पर, यानी अकॉर्डिंग टू दोज लॉज विच वर मेड बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच, यानी वो कवानीन जो कि लेजिस्लेशन ने बनाए थे, जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करेगी। ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है, कोई भी लॉ जो है वो बनाया जाता है, उसकी प्रोसीडिंग होती है, तो लॉ की वायलेशन की सूरत में पनिशमेंट क्या होगी ये भी उसके साथ लिख दी जाती है, ठीक है ना। लेट्स सपोज एक लॉ बनता है कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी ऐसा शख्स कि जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और अगर वो ड्राइव करता है या मोटर बाइक चलाता है तो उसके लिए हेलमेट जो है ये कंपलसरी है, ठीक है ना। यानी अब एक कंपल्शन एक चीज़ हो गई है, ये रूल बन गया है कि विदाउट हेलमेट कोई भी शख्स बाइक नहीं चलाएगा। इफ़ ही वॉयलेट्स, यानी अगर वो उस कानून को
तोड़ेगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर उसको क्या फ़ाइन होगा, उस पर उसको क्या पनिशमेंट होगी, ये भी उस रूल के साथ, उस लॉ के साथ ये चीज़ें जो हैं ये मेंशन कर दी जाती हैं। ठीक है ना। सो लेजिस्लेटिव ब्रांच ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, एक लॉ बनाया कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को आसानी से आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली फ्रीली कहीं भी लेकर आ जा सकते हैं। कोई भी शख्स आपसे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता। इन केस अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो उसको ये पनिशमेंट देगी। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप लॉज बनाते हैं और उसके साथ ही उनकी पनिशमेंट्स भी डिक्लेयर कर दी जाती हैं, तो इससे फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल रहती है और लोग जो हैं वो इस किस्म के वायलेशन करने पे या इस किस्म के जो मिसहैप्स हैं इनसे बाज रहते हैं। अच्छा, ये तो थे 3 पिलर्स जो कि हमने पढ़े हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक चौथा पिलर भी है जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली अपना रोल प्ले करता है, एंड द 4th पिलर इज़ मीडिया। ठीक है। मीडिया इज़ ऑल्सो अ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट और ये बहुत ज़्यादा आजकल इफ़ेक्टिव है और बड़ा फ्रीली और इंडिपेंडेंटली अपना रोल जो है वो प्ले करता है। अब मीडिया में प्रिंटेड मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दे आर द 2 टाइप्स ऑफ मीडिया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जो भी आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और प्रिंटेड मीडिया में आपका न्यूज़पेपर है, जर्नल्स हैं, मैगज़ीन है। ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है वो आजकल एक तीसरी टाइप है और वो इनसे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और यानी रैपिडली आप कह सकते हैं कि वो अपना रोल प्ले कर रही है। लाइक विद इन सेकेंड्स जो हैं वो आप कोई भी न्यूज़ दुनिया में किसी भी हिस्से तक उसको पहुंचा सकते हैं। लाइक एवरी पर्सन हैव स्मार्टफोन, और अगर आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, ट्विटर से, किसी भी तरीके से आप एक मैसेज या कोई भी एक न्यूज़ है वो आपके एक क्लिक से, यानी एट द सेम टाइम आप उसको मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के पास जो हैं वो इसको पहुंचा सकते हैं, इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो मीडिया जो है ये इसी तरह से गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी में, इसकी डिस्टेबलाइजेशन में, किसी भी न्यूज़ को ऑथेंटिक बनाने में, उसको फेक बनाने में अपना बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है। तो मीडिया जो है इट इज़ ऑल्सो अ पिलर ऑफ गवर्नमेंट और ये भी मशीनरी का हिस्सा है। जिस तरह से लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सारे अपना अपना रोल प्ले करते हैं, इसी तरह से मीडिया जो है इसका भी एक स्ट्रॉन्ग रोल है। और आप देखते हैं कि कोई भी फैसला होता है, गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेती है, कोई भी लॉ बनाती है, तो मीडिया जो है ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है, हमारी प्राइमरी, हमारा सोर्स है कि जो लाइव हमें हर सूरत हाल या जो भी सिचुएशन होती है उसके बारे में बता रहा होता है। ओके, सो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और उसके सारे पिलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि डिस्कस करनी है वो ये है कि लॉ मेकिंग आखिर होती कैसे है, लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या है और वो कौन सा ऐसा प्रोसीजर है कि जिससे एक बिल जो है, एक प्रपोज़ल जो है वो लॉ बन जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। यानी हमारे इलेक्टेड पीपल जिनको हम यहाँ से वोट देकर उनको असेंबलीज़ में भेजते हैं, फिर वो किस तरह से जाकर हमारे लिए लॉ मेकिंग करते हैं और लेजिस्लेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि जो नेशनल असेंबली है जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, उसमें कुछ इस तरह से होता है कि फ्रंट साइड पे, टॉप साइड पे स्पीकर साहब बैठते हैं। ठीक है। स्पीकर जो है वो पूरे हाउस को, पूरे नेशनल असेंबली को वो कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ये तमाम खिदमात सर अंजाम देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मौजूदा स्पीकर जो हैं वो असद कैसर हैं। इसी तरह से स्पीकर साहब के बिल्कुल सामने जो राइट साइड है, ठीक है, यानी ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। इस राइट साइड की फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट चेयर होती है, यहाँ पर ओपोजिशन लीडर बैठता है। ठीक है।
इसी तरह से जो लेफ़्ट साइड है इसको हम ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के मेंबर्स बैठते हैं, वो MNAs जो कि किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो पार्टी जो है वो ज़्यादा सीट्स विन करती है, तो वो लोग वो पार्टी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड है इसकी फ़र्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट बेंच है, यहाँ पर गवर्नमेंट लीडर बैठता है जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ द हाउस भी कहते हैं, जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर ओपोजिशन लीडर बैठता है जिसको हम कायदे हिस्बे इख्तिलाफ कहते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और ओपोजिशन लीडर जो हैं वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। इसी तरह से जो सेनेट है, सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं। सेनेट में भी एट द टॉप जो है वो चेयरमैन साहब होते हैं जो कि इस पूरे हाउस को कंट्रोल करते हैं और उनकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो इस हाउस को आगे फर्दर इसकी प्रोसीडिंग करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से लोअर हाउस में है इसी तरह से अपर हाउस में होता है। राइट साइड पर ओपोजिशन बैठती है और लेफ़्ट साइड पर गवर्नमेंट बेंचेस होते हैं जिनको हम ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं। इसी तरह से एक ओपोजिशन लीडर जो है वो सेनेट में होता है और गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मेंबर जो है वो सेनेट में भी मौजूद होता है। अब वोटिंग जो है ये होती कैसे है? बिल या प्रपोज़ल जो है उसको ओरिजिनेट करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो लोअर हाउस से भी बिल पेश किया जा सकता है और अपर हाउस से भी। बिल क्या होता है? बिल बेसिकली एक ऐसा प्रपोज़ल होता है, एक ऐसी सजेशन होती है जो कि करंट जो भी मामलात होते हैं, करंट सिचुएशन होती है, उसको देखते हुए एक प्रपोज़ल दिया जाता है, एक सजेशन दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से पहले से बने हुए जो लॉज जो कि मौजूद होते हैं उनमें अगर अमेंडमेंट करनी हो तो उसके लिए भी एक प्रपोज़ल जो है वो पेश किया जाता है। लोअर हाउस नेशनल असेंबली को कहते हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को MNAs कहते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि किसी भी एक MNA की तरफ से कोई भी बिल जो है वो प्रपोज किया जाता है, यानी कोई भी प्रपोज़ल जो है वो पेश किया जाता है। उसके बाद पूरे हाउस में उस पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उस पर डिबेट्स होती है। गवर्नमेंट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, ओपोजिशन जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, उस पर क्रिटिसिज्म होता है, उसके जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं, जो गुड पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद उस पर वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, वोटिंग में 1 मेंबर फॉर 1 वोट। ठीक है, यानी इसमें ये प्रोसीजर होता है कि एक MNA का वोट जो है वो एक वोट काउंट होगा। अब वोटिंग होती है और इन केस अगर वो बिल या वो प्रपोज़ल अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी जो है उसके फेवर में वोट देती है तो फिर ये बिल जो है ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट हाउस में। नेक्स्ट अपर हाउस में, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से नेशनल असेंबली में वो बिल आता है इसी तरह से ही वो पूरे प्रोसेस के बाद वो अपर हाउस में वो बिल या वो प्रपोज़ल जो है वो भेज दिया जाता है। यहाँ पर फिर दोबारा उस पर डिबेट होती है, फिर उस पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और चेयरमैन साहब जो हैं वो उस पर वोटिंग करवाते हैं। इन केस अगर वो बिल जो है वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उस बिल को फॉरवर्ड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट साहब उस बिल पर साइन करते हैं तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है और लॉज जो हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। लॉज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम तर बिल जो हैं वो लोअर हाउस से ही ओरिजिनेट हों, वहीं से उनको प्रपोज़ किया जाए। अपर हाउस जो है वहाँ से भी बिल जो है वो प्रपोज़ किया जा सकता है और इसी तरह से ही पूरे स्टेप के बाद इसको लोअर हाउस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फिर वो लोअर हाउस से प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन कुछ बिल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से ही ओरिजिनेट हो सकते हैं। अपर हाउस उस बिल पर कोई भी प्रपोज़ल या बिल जो है वो तैयार नहीं कर सकता। वो हैं आपके फिस्कल ईयर के जो बिल होते हैं, जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, जो प्रपोज़ल होते हैं
कि मालियाती बजट जो है उसमें कितनी अमेंडमेंट करनी है, कितना टैक्स लगाना है, ये तमाम तर मामला जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ लोअर हाउस से उनको ओरिजिनेट किया जाएगा। अब ये तो है एक सिंपल लॉ मेकिंग का प्रोसेस। लेट सपोज अगर लोअर हाउस से एक बिल जो है वो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अपर हाउस में फॉरवर्ड होता है, लेकिन अपर हाउस में वोटिंग के बाद उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, फिर क्या होगा? फिर बिल जो है वो यहाँ से प्रेसिडेंट को जाने की बजाय वापस उसको लोअर हाउस में भेज दिया जाएगा। लोअर हाउस में जाने के बाद उस पर फिर दोबारा से डिबेट होगी, फिर वोटिंग होगी, और अगर फिर वो बिल जो है वो यहाँ से 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब होता है, फिर इसको अपर हाउस में नहीं भेजा जाएगा बल्कि यहाँ से ही प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उस पर सिग्नेचर करेंगे। जैसे ही वो उस पर साइन करेंगे ये बिल जो है ये लॉ बन जाएगा। ठीक है, यानी एक दफ़ा पूरा प्रोसेस करने के बाद बिल को अपर हाउस में भेजा गया, लेकिन अपर हाउस में उसको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली और अपर हाउस ने वो बिल दोबारा से लोअर हाउस में भेज दिया कि वो उस पर दोबारा से नज़रसानी करें, उसमें अमेंडमेंट करें, उसमें कुछ चेंजिंग करें, और उस चेंजिंग के बाद डिबेट हुई, दोबारा से वोटिंग हुई, फिर 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर ली गई। तो फिर यहाँ से बिल अपर हाउस में नहीं भेजा जाएगा बल्कि प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया जाएगा और वो उस पर सिग्नेचर करके इसको यानी लॉ का हिस्सा बना देंगे और लॉज जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। थैंक यू।